अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, ईरान अमरीका तनाज़ा एक बार फिर ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा है। मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ा में बारूद की बू अब ऐसा लग रहा है कि मज़ीद तेज़ होती जा रही है और दुनिया सांस रोके देख रही है कि अगला कदम, अगला स्टेप आखिर क्या होगा। ईरान ने वाशिंगटन को 9 के जवाब में 14 नुकाती तजावीज़ भिजवा दी हैं। एक ऐसा सिफारती वार जिसमें मज़ाहमत भी है और मुज़ाकरात का इशारा भी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप भी ये इंदिया दे रहे हैं कि सूरत हाल अभी किसी भी समत जा सकती है। दोबारा हमले के इम्कानात को यकसर रद्द नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिर्फ दो ममालिक का तनाज़ा नहीं रहा, ये आलमी मशरक़ की नब्ज़ पर हाथ रखे बैठा एक बहरान बन चुका है। तेल की कीमतें बेकाबू होने के दहाने पर हैं, आलमी मंडियाँ हिचकोले खा रही हैं और सरमायाकार गैर यकीनी के अंधेरे में रास्ता तलाश कर रहे हैं। सिर्फ एक चिंगारी और पूरा खित्ता शोलों की लपेट में आ सकता है। ऐसे में पाकिस्तान एक गैर मामूली किरदार अदा करता दिखाई दे रहा है। खामोश सिफारतकारी, बैक चैनल रवाबित और मुसलसल राब्तों के जरिए पाकिस्तान दोनों फरीकैन के दरमियान एक पुल बनने की मजबूत कोशिश कर रहा है। ईरानी और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान हालिया राब्ते इस बात का सबूत हैं कि इस्लामाबाद एक मुतहर्रिक सालिस के तौर पर सामने आ रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात अब ये भी बता रही हैं कि ईरान को अमरीका का जवाब भी पाकिस्तान के जरिए मौसूल हो चुका है। ये एक ऐसा इशारा है जो सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत को वाज़े करता है। मगर सवाल यहाँ पे ये है कि ईरान और अमेरिका पाकिस्तान की सालिसी को किस नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से खित्ते में कशीदगी कम होने के इम्कानात क्या हैं और क्या पाकिस्तान की सालिसी से बैक चैनल मुज़ाकरात में तेज़ी आ सकती है। और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि क्या ये सालिसी वाकई जंग को रोक सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए और पूरी सिचुएशन को समझने के लिए आगे क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तकिल मंदूब और सफ़ीर, चीन और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर और साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब और मंसूर जाफ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सरदार साहब, आगाज़ डिस्कशन का मैं आपसे करना चाहूँगी। यकीनी तौर पर सर हम बात करेंगे बहरी नाकाबंदी की और समंद में जो टकराव चल रहा है और इसके साथ साथ ऑपरेशन फ्रीडम की हम बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले सर क्यों ना आगाज़ हम कर लें उन नुकात से जो ईरान की तरफ से अमेरिका को दिए गए। अमेरिका ने 9 नुकात दिए, ईरान ने 14 नुकात अपने सामने रख दिए, पाकिस्तान के थ्रू पहुंचाए गए। और अब ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने जवाब भी दे दिया। लेकिन सर अमेरिका का जवाब तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो ईरान के पॉइंट्स हैं अगर हम वो देख लें तो इन नुकात में दोबारा जारहियत ना करने की ज़मानत, ईरान की तरफ से अमरीकी अफवाज का इनखला, बहरी नाकाबंदी का खात्मा, मुंजमद असासों की वापसी, पाबंदियों का खात्मा और लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का मुकम्मल खात्मा और दीगर शामिल हैं। सर आप इन नुकात को किस तरह से देखते हैं? क्या ये नुकात एक्सेप्टेबल हैं और क्या एक्सपेक्ट करें अमेरिका की तरफ से क्या जवाब आया होगा? ये जो नुकात आपने गिनवाए हैं ये सारे के सारे ईरान की तरफ से आपने गिनवाए हैं। अमेरिका जो है उसका इसरार है कि और ख़ास तौर से सदर ट्रंप का ये इसरार है कि किसी सूरत में ईरान जो है उसको अफसूदगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि ईरान ये कहता है कि NPT के मेंबर की हैसियत से आदम फैलाव की जो एक मुआहिदा है उसके तहत जो है वो इस बात का उनको हक है कि वो यूरेनियम की अफसूदगी करें, खुसूसन सिविलियन पर्पसेस के लिए। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो उनके और भी कुछ मुतालबात हैं, मिसाल के तौर पर इनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी को कर्टेल किया जाए, ये एक इसराइली मुतालबा भी है। और तीसरा ये कि उनके जो रीजनल हलीफ हैं उनको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए, कमज़ोर किया जाए, या उनके और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो ये, और दूसरा ये है कि इसमें जो चीज़ आपने अभी जो गिनवाई और जो मैंने पॉइंट्स दिए उनमें ये चीज़ शामिल नहीं है कि इस पूरे अमल का आगाज़ सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि जो दोहरी नाकाबंदी या मुहासरा है, यानी जो अपना हरमुज़ की नाकाबंदी है ईरान की तरफ से और जो अमेरिका का मुहासरा है, ये किसी न किसी तरीके से ख़त्म हो। इस वक्त जो है जो आप तजिया कर रही थी शुरू में, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि ये इस वक्त जो है एक आसाबी जंग लड़ी जा रही है। यानी एक 3 किस्म की जंगें हैं जो लड़ी जा रही हैं। पहली जो है फ़ौजी है और वो फ़ौजें इनकी आमने सामने हैं, अगरचे इस पर सीज़ फायर है, लेकिन ये है कि उनके बाकायदा वो बार बार ये दोहराते रहते हैं कि अगर किसी ने भी कोई इस किस्म का कोई कदम उठाया तो उसका जवाब दिया जाएगा। दूसरी जो है माशी जंग चल रही है, यानी
एक जो आपने हरमुज़ की पाबंदी से ईरान जो है इसने सारी की सारी दुनिया को एक किस्म का यरगमाल बनाया हुआ है, और उसकी वजह से जो बैनुल-अक़वामी मंडियों में बहुत उतार चढ़ाव आया। और तीसरी जंग जो है और उसके मुकाबले में यानी जो है इसकी अमेरिका की ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के साथ साथ उन्होंने ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी भी लॉन्च किया हुआ है। तो ये एक किस्म की दो तरफा जंग है, और मुझे ये कहना चाहिए, दुरुस्त कहना चाहिए कि दोनों ममालिक ने बैनुल-अक़वामी मंडियों को यरगमाल बनाया हुआ है, सिर्फ ईरान ने नहीं, क्योंकि जो उसकी जवाबी कार्रवाई हो रही है अमेरिका, बल्कि अमेरिका के हमले की वजह से भी जो बैनुल-अक़वामी मंडियाँ हैं, जो बैनुल-अक़वामी मईशत है, उसके ऊपर ये असरात पड़े हैं। और आखिरी जंग जो है, जो इस वक्त के नेगोशिएशंस हो रही हैं, तो वो जो आसाबी जंग जिसका मैंने जिक्र किया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालना चाहते हैं। इसमें जो चौथी डायमेंशन है वो ये पाकिस्तान की कोशिश है कि पाकिस्तान एज अ मीडिएटर कोशिश कर रहा है कि दोनों ममालिक जो हैं वो अपने इख्तलाफात को कम करें, कहीं कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। और जो उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट पोजीशंस ली हुई हैं, जैसे कि आप कह रही थी कि उनमें से बाज़ ईरान की जो तजावीज़ हैं या जो उनके मुतालबात हैं वो माने नहीं जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि अमेरिका अपने सारे के सारे बेसेस जो यहाँ मौजूद हैं, बहरीन में हैं, कतर में, इन सब को ख़त्म कर दे। या उसके साथ साथ वो ये जो कह रहे हैं कि जो मुझे ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि ये मुकम्मल जंगबंदी होगी, कि लबनान में भी जंगबंदी होगी, या उनको नॉन अग्रेशन की कोई गारंटीज अमेरिका की तरफ से मिलेगी। साहब, ये जिन तीनों जंगों का हमने जिक्र किया, फौजी जंग, मौशी जंग और फिर एसाबी जंग की आप बात कर रहे हैं, यकीनन सर हमने देख लिया कि फ़ौजी जंग करके भी दोनों ने देख ली, मौशी तौर पर भी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो रही है, और अब एसाबी जंग दोनों तरफ से लड़ी जा रही है। आप इसमें किसको मजबूत समझते हैं? और दूसरा सर, हमने यूरेनियम अफजूदगी की बात की, ईरान के जो 14 नुकात हैं उसमें यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से जिक्र नहीं किया गया, और दूसरी तरफ इसी पे ही फोकस किया जा रहा है। तो फिर ये जब नुकात बनाए गए तो क्या ये नहीं अंडरस्टैंडिंग थी कि ये पॉइंट शामिल होना चाहिए? क्या ये नुकात जो हैं वो दबाव डालने की कोशिश है? ईरान जो अपनी तजावीज़ देता है, अमेरिका अपनी तजावीज़ देता है, और उसमें दरमियानी रास्ता जो है अभी फ़िलहाल तलाश नहीं किया जा रहा। ये है कि मतलब सफारतकारी को फ़तेहयाब होना चाहिए, और इस वक्त जो है वो एक दूसरे के मुकाबिल खड़ी हैं ये दोनों क़ुव्वतें, और उसमें सफारती मैदान हो या उसके अलावा जो जंगी मैदान हो। तो इसलिए ये है कि ज़ाहिर है कि वो एक किस्म की यकतरफ़ा जो है वो शराइत दूसरे फरीक के ऊपर आयद करने की कोशिश की जा रही है, या उनसे मनवाने की कोशिश की जा रही है। जो सदर ट्रंप है उनका एक ख़ास तरीक़ा है, वो इससे पहले जो रियल एस्टेट टाइकून रहे हैं, और उन्होंने किताब भी लिखी थी जिसमें वो आर्ट ऑफ निगोशिएशंस या आर्ट ऑफ डील मेकिंग के बारे में बताते हैं। तो आप देखें कि उनके जो बदलते हुए बयानात, और उसके अलावा ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म का सोशल मीडिया के ज़रिए प्रेशर, फिर अपनी काबीना से मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दिलाना, ये उनका तरीक़ाकार है। और जो ईरान है वो एक तरफ जंग के ऊपर बहुत जारहाना बयानात देता है, और दूसरी तरफ जो है उसने मुकम्मल तौर पर सिफारती दरवाज़ा खोला हुआ है चैनल के तौर पर, लेकिन जो उनके बुनियादी नुकात हैं या उनके मुतालबात हैं उनसे वो इन्हिराफ नहीं कर रहा। सरदार साहब, क्या आपको लगता है कि बराह रास्त जंग का ख़तरा अभी भी मौजूद है? और ये जो हम देख रहे हैं कि जो ब्लॉकेड है और ये जो आबनाए हुर्मुस में इस वक्त जो है बहरी जंग चल रही है, सर इसके क्या असरात हो सकते हैं? दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि काफ़ी रिजिड अप्रोच अपनाई जा रही है, लेकिन अमेरिका जिसने कहा है कि ऑपरेशन फ्रीडम जो है उसका आगाज़ करेंगे, और उसके लिए कुछ रिक्रूटमेंट की भी बातें अमेरिका की तरफ से की जा रही हैं। तो क्या ये अमन की तरफ हम जाते हुए देखें दोनों ममालिक को, या हम देखें कि मज़ीद जो है हालात वो कशीदगी की तरफ जाएंगे? दोनों की अफवाह आमने सामने हैं, और इसका इम्कान है कि दोबारा जंग छिड़ जाए। उसकी वजह यह है कि अभी जो पिछले 24 घंटे में 48 घंटे में अमेरिका ने 2 और इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक इनिशिएटिव लिया है कि जो 2000 जहाज़ और जो उसके साथ साथ जो तकरीबन 20,000 के करीब जो सेलर्स हैं वो महबूस हैं आबना हरमुज़ में। तो उनके लिए उन्होंने जो है उसे कहते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया हुआ है, और उसके लिए जो अगरचे वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ और मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। जो अमेरिकी साइड है उसने कहा है कि वहाँ से जहाज़ गुजर गए, ईरान ने कहा है कोई जहाज़ नहीं गुजरे, बल्कि उन्होंने जो है यूएई के एक जहाज़ को आज जो टैंकर को भी निशाना बनाया है।
तो इस जो ऐसे आप जैसे तारुफ में कह रही थी कि ये एक बारूद का ढेर है और एक चिंगारी की ज़रूरत है जिसकी वजह से आग भड़क सकती है। दूसरा जो है वो ये है कि इनकी जो एक दूसरे के ऊपर जो हल्की फुल्की बमबारी हो रही है, तो उस वजह से, और एक जो मैं दो चीज़ों का जिक्र किया, पहले का मैंने जिक्र किया है, जो अमेरिका ने ये कहा है कि वो जहाज़ों को ये हिदायत की है, और जहाज़रान जो भी कंपनियां हैं उनको हिदायत की है कि आपने किसी किस्म का टोल ईरान को नहीं देना, और ईरान मुसर है कि टोल ज़रूर वसूल करना है। और ईरान की तरफ से जो एक किस्म का एस्केलेटरी स्टेप हुआ है, उन्होंने जो है एक नया नक्शा जारी कर दिया है आबना हरमुज का, जो चैनल का। उन्होंने कहा है कि अगर आपको जोग्राफिया देखें तो उन्होंने कहा कि जो उनके मगरबी हिस्सा है आबना हरमुज का, कशम से लेके तो यूएई की टेरिटरी तक उन्होंने जो है उसे डिमार्केट कर दिया। और दूसरी तरफ जो है, यानी आबना हरमुज से गुजर के आप अगर खलीज ओमान में चले जाएं तो एक तरफ जो है उनका ऊपर जो है माउंट मुबारक है, और नीचे जो है फुजैरा, जो इनकी यूएई की एक पोर्ट है। तो एक किस्म का उन्होंने एक बॉक्स सा बना दिया है। अब ये इसका मतलब है कि यहाँ से जो भी मूवमेंट होगी उसको ईरान कंट्रोल करेगा। और दूसरा ये है कि अमेरिका ने जवाबन ये किया है कि उसने जो आबना हरमुज है उसका जो सदर्न हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है जो ओमान के साथ जुड़ता है, उसमें उन्होंने एक नैरो स्ट्रिप आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ से गुजरना महफूज है। ये जो मैंने स्टेप्स आपको बनवाए, अगर आप इनको देखें तो ये एस्केलेटरी स्टेप्स हैं। और जंगें जो है जब शुरू की जाती हैं तो वो उसमें कुछ मकासद होते हैं, कुछ महदूद होते हैं, कुछ दोनों फरीक़ैन को ये एतमाद होता है कि बस इस हद तक आगे जाएंगे। लेकिन एक मरतबा जब जंग शुरू हो जाती है तो अनफोर्सिएबल बहुत होता है और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस आते हैं। एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस तो ये आया है जो माशी एतबार से और जंगी एतबार से भी, कोई चिंगारी अगर इस बारूद के ढेर में पड़ गई तो उससे जो है शोला भड़क सकता है। बिल्कुल सही। सरदार मसूद साहब, दो जानिब मैं इशारा करना चाहूँगी और आपकी राय लेना चाहूँगी। एक तो सर ये पूरी जो सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे में गल्फ ममालिक के जो मुस्तकबिल है, इनका फ्यूचर है, उसकी बात करेंगे। और दूसरा सर चीन का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, और फिर पाबंदियों के हवाले से अमरीकी पाबंदियाँ जो हैं ईरानी तेल पर, इस पर चीन का जो दो टोक मौक़िफ़ आया है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? पहले ये है कि खलीजी रियासतों का मुस्तक़बिल मखदूश नज़र आ रहा है। यानी ये कि अगर अमेरिका ये जंग तवील रखता है, 2 महीने तक भी और रख देता है, यही जो माशी जंग है या माशी दबाव है या इकनॉमिक लेवरेज है, तो उसकी वजह से उनकी मईशत बैठ रही है। आप सुने खबरें यूएई से, कतर से बहुत से लोग चले गए हैं, उनको फिर वापस लाना ये बहुत मुश्किल अमल होता है। जो उसके अलावा खलीजी रियासतों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तामीर समझते हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, इंटरनल बहुत ज़्यादा प्रेशर है उन पे? मैं उसके ऊपर आता हूँ, फिर चीन के सवाल का जवाब दें। चीन के सवाल का मैं ये जवाब देता हूँ कि चीन जो है ये जो जंग थी, एक एतबार से निशाना जो है ईरान था, लेकिन दूसरा निशाना चीन था, क्योंकि ईरान अपना 90% तेल जो है वो चीन को भेजता था। और दूसरे ये है कि जो पूरे के पूरे चीन जो दुनिया भर से जो इंपोर्ट्स करता है ऑयल की, उसका 1/3 जो है गल्फ रीजन से गुजर के आता है। फिर और बहुत से सप्लाई चेन्स हैं, गैस है, उसके बाद फर्टिलाइजर्स हैं, हीलियम गैस है, क्रिटिकल मिनरल्स, फिर जो सेमीकंडक्टर्स, ये सारे के सारे वहाँ से गुजरते हैं। अब आप ये मैं बताऊँ कि जो सदर ट्रंप हैं, आदतन भी, मिजाजन भी, और उसके अलावा जो उनकी मखसूस शख्सियत है और सदर का ओहदा अमेरिका में, ये तीनों चीज़ों को अगर आप मिला लें तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई दबाव भी है तो सदर ट्रंप और उनकी काबीना के अरकान उस दबाव को कबूल नहीं करेंगे। सरदार साहब, आखिर में सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह बेहतरीन तौर पर मीडिएटर का रोल प्ले करे और दोनों तरफ से जो फरीकैन हैं वो एक बार फिर मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ और सिचुएशन जो है वो कुछ बेहतर हो जाए। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को, पाकिस्तान के सालिसी के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जो बेहतरीन सिफारतकारी है पाकिस्तान की वो रंग लेके आएगी?
इसमें पाकिस्तान को अगर सफारतकारी के आपने मार्क्स देने तो 100% है, और अगर 100% से ऊपर कोई परसेंटेज होती है तो वो भी दे दें, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी तनदही से, बड़ी मेहनत से, बड़ी साबित कदमी से इस सफारती मुश्किल तरीन सफारती अमल को जारी रखा है। ये वो काम है जो अक़वाम मुत्तहिदा को करना चाहिए था, जो सिक्योरिटी काउंसिल को करना चाहिए था, या दूसरी आलमी तंजीमों को करना चाहिए था, या किसी और मुल्क को करना। पाकिस्तान जो है उसने ये फ़र्ज़ निभाया है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसने इलाकाई ममालिक जितने भी हैं उनका एतमाद हासिल किया, बड़ी क़ुव्वतों का एतमाद हासिल किया, और सबसे अहम यह है कि तेहरान और वाशिंगटन दोनों उसके ऊपर एतमाद कर रहे हैं। और ये बहुत नाजुक सूरत हाल है। जहाँ तक कामयाबी का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान कोशिश करता रहेगा। नतीजा जो है वो तेहरान और वाशिंगटन के हाथ में है। जब तक कि वो लचक का मुजाहरा नहीं करते, प्रैग्मेटिज्म का मुजाहरा नहीं करते, और जो पूरे के पूरी ह्यूमैनिटी के नुक्ता नज़र से नहीं सोचते, जो इस वक्त जो है किस्म का हॉस्टेज बनी हुई है इस सारी की सारी सूरत हाल की, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, फिर ब्रिंकमैनशिप हो सकती है, एस्केलेशन हो सकती है। पाकिस्तान पसे पर्दा ये भी कोशिश कर रहा है कि इनके जितने इख्तलाफात हैं उनको कम किया जाए, और किसी तरीके से कोई ऐसा दरमियानी नुक्ता निकले, डिप्लोमेटिक मिड पॉइंट, जिसकी वजह से जो है ब्रेक थ्रू हो। सरदार साहब, आपको लगता है कि जो सिफारती कोशिशें हैं वो अभी भी चल रही हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, ये इसी का नतीजा है कि जो नुकात सामने आते हैं अमेरिका की तरफ से आए, फिर ईरान ने जवाब दिया, और अब ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी जो जवाब है वो पाकिस्तान के थ्रू ईरान को पहुँच गया है। गो कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि अमेरिका ने क्या जवाब दिया होगा, लेकिन ये इशारा इसी तरफ है कि चीज़ें रुकी नहीं हैं, स्टेगनेंट नहीं हुई हैं, मामला चल रहे हैं। मामला तो उस वक्त से चल रहे हैं जब सीज़ फायर हुई, या सीज़ फायर से पहले जो है पाकिस्तान सफारती कोशिश कर रहा था, यानी ख़ित्ते में, और फिर जो चीन के साथ मिलके और दूसरे जो ममालिक और अमेरिका और तेहरान के साथ कर रहा था। दूसरा ये है कि जब पहला दौर यहाँ मुज़ाकरात का हो गया तो क्या साराई शुरू हो गई कि शायद पाकिस्तान का वो रोल नहीं रहा है, ख़ासतौर से जब अब्बास अराग़ची यहाँ आए और उनकी जो अमेरिकन डेलीगेशन था यहाँ नहीं आया, और सदर ट्रंप ने ये कह दिया कि अब तो बातचीत सिर्फ टेलीफोन पे हो सकती है। तो इससे गलतफहमी पैदा हो गई थी। लेकिन असल बात ये है कि ये पाकिस्तान की सफारतकारी और उसकी सालसी और उसकी कम्युनिकेशन सहूलतकारी मुसलसल रही है, यानी एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी। और ये जो आप कह रहे हैं कि जो मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ जो बातचीत इस तरीके से बिलवास्ता तौर पर चल रही है, वो पाकिस्तान के ज़रिए ही चल रही है। और दूसरे इसमें मैं ये इजाफा कर दूं कि इनको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी टॉक्स, यानी इसमें अमेरिकन जो है, हमने बल्कि एक बराह रास्त मुज़ाकरात भी करवा दिए थे पहले दौर में जब इनको आमने सामने बिठा दिया था। लेकिन अब जो अमल चल रहा है ये सारे का सारा जो है ये प्रॉक्सिमिटी टॉक्स हैं, और ये भी एक किस्म की वर्चुअल हैं। यानी प्रॉक्सिमिटी टॉक्स में आम तौर पे जो पहले मॉडल होता था कि वो दो कमरों में बैठे होते थे, यानी एक ही लोकेशन पे या दो लोकेशन में, एक ही शहर में कम से कम बैठे होते। इस मरतबा वो अपने अपने कैपिटल्स में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है। और पाकिस्तान ने सफारतकारी के लिए खुद भी जो शटल डिप्लोमेसी की है, यानी फील्ड मार्शल आसम मुनीर तेहरान गए थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है इलाके के दूसरे जो ख़ासतौर से कतर, सऊदी अरब, तुर्की, और फिर मिस्र के साथ हमारा मुस्तकिल राब्ता है, तो यानी और ओमान के साथ राब्ता है, जिसका मतलब ये है कि जो सारे पाकिस्तान इज़ अ लीड मीडिएटर, और पाकिस्तान की ये कोशिशें मुसलसल हैं और जारी हैं। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पर जाना है, इस सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। पैनल मेरे साथ मौजूद होगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सूरत हाल को मज़ीद समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मंसूर जाफ़र साहब, मिडल ईस्ट अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, डिफेंस एनालिस्ट भी मेरे साथ होंगे। लेकिन मंसूर जाफ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंसूर साहब, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इसके साथ साथ खलीज ममालिक के मुस्तक़बिल पे आपसे ज़रूर बात करूँगी और आपकी राय उस पर लूँगी। लेकिन उससे भी पहले सर हम बात कर लेते हैं कि ईरान की तरफ से जो नुकात 14 नुकात पेश किए गए हैं अमरीकी 9 नुकात के जवाब में, सर इन नुकात को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आप रीड करते हैं? क्या ये आपको लगता है कि अमन की कोशिश है या सियासी दबाव डालने की एक काविश समझे? और फिर सर यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से इसमें कोई बात नहीं की गई है, कैसे देखते हैं इसे? जी, यकीनन ईरान ने बड़े वेल थॉट आउट अपने जो 14 नुकात पेश किए हैं,
और उस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरनली होमवर्क और उसके बाद नेगोशिएशन के बाद वो फाइनलाइज हुए हैं। मैं समझता हूँ ये ऐसे कोई, यानी जिसे कहना चाहिए कोई अनहोनी डिमांड नहीं है कि जो मुमकिन ना हो सके, पूरी ना की जा सके। बात यही है कि इस वक्त अगर तो एक अमेरिका ने इस इशू को रिजॉल्व करना है और हकीकी मानों में एक खत्ते के अंदर अमन जो इस्तेहकाम और बिलखुसूस अपनी उस जंग से जान छुड़ानी है कि जिससे अब उनको खुद से निकालना जो है मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस अज़्म के साथ, जिस इरादे के साथ ये जंग शुरू की गई थी, उनमें से जो डिक्लेयर्ड मकासद में से तो कोई भी हासिल नहीं हो सका। तो लिहाजा अब एक ऐसी बाई प्रोडक्ट कि जो जंग का असल मकसद नहीं थी, अब वही इस वक्त अमेरिका और इसराइल के गले पड़ गया, वो अबनाए हुर्मुज़ है। और ईरान जो है इसको हकीकी मानों में इस कार्ड को एक तुर्क के पत्ते के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और यही वजह है कि अब फॉर्मल जो निगोशिएशन जो राउंड 2-0 है, उससे पहले ईरान का ये मुतालबा है कि म्यूचुअली एक रेसिप्रोकल बेसिस पे वो अपना ब्लॉकेड खत्म करे और ये अपना हुर्मुज़ को आम ट्रैफिक के लिए खोल दे, जिस तरीके से जंग से पहले थी। अब ये एक ऐसा मुतालबा है कि जो ईरान इसे अपनी एक सियासी शिकस्त ख्याल करता है, क्योंकि उन्होंने इस ब्लॉकेड का जितने बड़े पैमाने पर चर्चा किया था, जिस तरीके से ईरान को मजीद इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट करने के ऐलानात और दावे किए थे, उस अंदाज से वो दावे और ऐलानात जो है वो ज़मीन पे मटेरियलाइज नहीं हो सके, क्योंकि ईरान जो है वो इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान अपने आप को एक जंग के लिए भी तैयार करता रहा है, क्योंकि माजी में वो 2 बार इसी अमेरिका और इसराइल से मुज़ाकरात के नाम पे धोखा खा चुका है जी। उन्होंने अपनी उससे जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उसको एक लिहाज से दोबारा इनरिच किया। और ये जो मुतालबात में आपकी तरफ से निशानदेही की गई, इसमें यूरेनियम एनरिचमेंट की बात नहीं की गई। यकीनन इस वक्त जिस इशू को अमेरिका ने बहुत पहले बहुत एक हवा बना के पेश किया गया था, 2015 की लड़ाई भी उसी न्यूक्लियर इशू पर थी, और इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब के पहले दौरे इक़्तिदार में जिस अंदाज से वो JCPOA को खत्म किया गया था, वो भी इसी जौहरी हथियारों के नाम पर किया गया था। लेकिन आपने देखा कि ईरान ने खुद उस चीज को इशू नहीं बनाया, क्योंकि ईरान की जो मजहबी क़यादत है वो तो उसको एक फतवे की सूरत में हराम समझती है कि जौहरी हथियार जो तैयार किया, लेकिन वो इसे सिविल और अपने साइंटिफिक मकासद के हवाले से अपना एक हक समझते हैं। और उसकी एक मिनिमम जो अफजूदगी की हद है, JCPOA में भी वो तकरीबन 3.67 तय की गई थी, अब भी वो इस पर तैयार है। इशू जिस पर इख्तलाफ है, इख्तलाफ हो सकता है, वो एक जो मॉनिटोरियम लगाना है कि कितने अरसे बाद ये यूरेनियम अफजूदगी की जाएगी, उसमें मुख्तलिफ मुद्दतें बयान की जा रही हैं। अमेरिका 20 साल डिमांड कर रहा है, ईरान उसे जो है वो 5 से 10 साल के दरमियान कंटेन करना चाहता है। तो ये वो इश्यूज हैं कि जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इन नुकात के अंदर अहम है। बाकी यकीनन इस वक्त जो खित्ते की डेवलपमेंट है वो इस वक्त आज जो ऐलान किया गया था डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से कि वो तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ खोलेंगे, तो उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की गई थी। बेसिकली वो वीकेंड पे पूरा इस नौयत का बयानिया बना के जो अच्छा सर, इस बात से क्या तासुर देने की कोशिश की गई है, इस पे हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब भी हमें ज्वाइन करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, तमाम मसाइल को 30 दिन के अंदर हल किया जाए, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, और जंगबंदी में तोसी की बजाय जंग के खात्मे पर तवज्जो देनी चाहिए। ये ईरान की तरफ से जो 14 नुकात आए हैं उनमें से एक नुकता है। सर, ये नुकात आप किस तरह से देख रहे हैं? खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने जवाब भी दे दिया है। क्या एक्सपेक्ट किया जाए अमेरिका की तरफ से, क्या जवाब हो सकता है? क्योंकि जंग का मुतहम्मिल अमेरिका भी नहीं हो सकता, ईरान भी चाहता है कि मामला जो है वो हल हो जाए। पाकिस्तान भरपूर सिफारती कोशिशें भी कर रहा है। क्या होने जा रहा है सर आगे? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन ऐसी है कि दोनों मुतहारिब कुव्वतें, ईरान और अमेरिका, इस वक्त उनकी ख्वाहिश यही है कि कोई एग्रीमेंट हो और वो किसी तरीके से इस मुश्किल सिचुएशन से निकले। ईरान की मुश्किल ये है कि उन पे ब्लॉकेड है जो उनको बहुत इकोनॉमिकली स्क्वीज कर रहा है। उनकी 3.5 मिलियन बैरल्स पर डे वो प्रोड्यूस कर रहे थे, 2 मिलियन अपने लिए करते थे कंजम्पशन, 1.5 जाता था चाइनीज को। तो जब से नेवल ब्लॉकेड हुआ तो वो शैडो फ्लीट उनका बंद हो गया और उनकी जो स्टोरेजेस थी उसमें उनको रखना पड़ा। अब जो स्टोरेज होती है ऑयल वेल्स की, वो महदूद कैपेसिटी की होती है, और कोई तखमीना ये है कि ईरान की कोई 120 से 130 बिलियन बैरल्स के करीब वो कैपेसिटी है स्टोर करने की। तो अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए इन टर्म्स ऑफ डेज तो वो 16 दिन 18 दिन उस तरह बनता है जी। और कुछ अर्सा हो भी चुका है इसको। तो अब इसलिए उनके लिए या तो उस तेल को बाहर निकालें, उसको आग लगाएं, या तो वो बड़ा मुश्किल एक सिचुएशन से दो चार है।
दूसरा सैंक्शंस बाइट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज्ड है। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी दुनिया की भर की जो मुखालफत है उसका उनको सामना है, और वो चाहते हैं कि कोई काबिल कबूल हल निकले, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर डिग्निटी। तो अमेरिका की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो थोड़ी सी उसकी टोन और टेनर जो एग्रेसिव है, और लगता है ऐसे कि सदर ट्रंप पे एक वार ट्रॉफी के तौर पे वो दिखाना चाहते हैं अपने इलेक्टोरेट को कि मैंने JCPOA से बेहतर एक मुआहदा कर लिया है और घुटनों पे उसको घुटने टेकने पे मजबूर किया है ईरान को। तो इस किस्म की अप्रोच की वजह से जो हार्ड लाइनर हैं पासदाराने इनकलाब में, उनका जो वो है मतमा नज़र वो मज़ीद हार्ड लाइन होता जाता है, और जो मॉडरेट्स हैं जो डिसीजन लेना चाहते हैं तो उनका काम जो है वो दुश्वार हो जाता है। अब इसमें जो कल ट्वीट आई थी वो बड़ी मुबहम सी थी, उसमें एक तरफ तो उसको खोलने का इंदिया था, दूसरी साइड पे ये था कि अगर ना हुआ तो हम बज़ोरे ताकत वहां से गुजरेंगे। तो वो कैसे गुजरेंगे? उस पे नेवल ब्लॉकेड जो कि एक्ट ऑफ वॉर होता है, जो स्क्वीज कर रहा है जो ईरान को, उसका कोई जिक्र ही नहीं था। तो अगर कोई काबिल कबूल हल की तरफ जाना है तो अमेरिका को ब्लॉकेड को हटाना पड़ेगा। बिल्कुल सही ब्रिगेडियर साहब, ऑपरेशन फ्रीडम की भी बात हो रही है, फिर उस सिलसिले में रिक्रूटमेंट की भी बात हो रही है। मैं आना चाहूँगी मंसूर जाफर साहब की तरफ। मंसूर जाफर साहब, सवाल वही आपसे करूँगी कि तजारती जहाज़ों के हवाले से जो बयान दिया गया, इस बयान से क्या तासुर देने की कोशिश की जा रही है? और सर, आपको लगता है कि ये जो ऑपरेशन फ्रीडम है जिसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, क्या वाकई इस पे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी किया जाएगा, रिक्रूटमेंट भी होगी? और अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान की तरफ से क्या जवाब एक्सपेक्टेड है? मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वीकेंड पे इस नौइयत का जो स्टेटमेंट और नैरेटिव जो है वो पर्पसली बिल्ड करते हैं। अच्छा। और उसके जरिए बुनियादी तौर पे वो जो तेल की कीमतें हैं मंडियों में और उसी तरीके से जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनका उतार चढ़ाव मैनेज करते हैं, क्योंकि वो खुद भी और उनकी पूरी फैमिली और उनके दोस्त अहबाब यही काम करते हैं, स्टॉक मार्केट से करते हैं। तो वो इस दौरान जब कीमतें गिरती हैं, बढ़ती हैं, तो वो पूरा अपना खरीदा हुआ माल बेचते हैं और नया सस्ता खरीद देते हैं। और इसी तरीके से वो अपने अवाम को भी तासुर देने की कोशिश करते हैं कि देखिए मेरे एक ऐलान से कैसे मंडियां तहबाला होती हैं, तो लिहाजा मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, उसके साथ खेल सकता हूँ। और लोग जो सादा लोग हैं और खासतौर पे जो बहुत ज्यादा सफारतकारी में यकीन रखने वाले हैं, वो यही बात करते हैं कि देखिए जी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की बड़ी टोन सॉफन हो गई है और वो हकीकी मानों में अब उन्होंने जो बात की कि इस वक्त जो तजारती जहाजों को गुजरने का रास्ता दिया जाएगा, अब वो लोगों को पागल बना रहे हैं कि ब्लॉकेट तो आपने लगा रखा है। अगर ईरान ने गुजरने देना होता तो ईरान तो पहले गुजरने देता, और दूसरा ईरान उन्हें गुजरने देगा तो वो आपके ब्लॉकेट की तरफ आएंगे। सर, ईरानी जहाज पाकिस्तान के हवाले भी किया है, तो क्या जेस्चर है ये जैसे यकीनन एक काबिल तहसीन है, और मैं समझता हूँ जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मई है जिसकी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, ये उस ज़मन में मैं समझता हूँ एक बड़ी ही हकीकी मानों में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान को भी मौका मिला है कि वो इस दौरान उन्होंने एक जो अमानत उनके पास यानी जो अमला आया था वो उन्होंने ईरान जो है उन्हें सेफली जो है वहां पहुंचा दिया है। और इस वक्त वो जहाज भी यकीनन पाकिस्तान के रास्ते हल्की सी मेंटेनेंस के बाद हवाले कर दिया जाएगा। ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि जिससे कम अज कम मैं समझता हूँ अब इस तरह की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की मेजर की मजीद जरूरत है। उसी में ईरान का ये मुतालबा है कि दो तरफा तौर पे आप अपनी ब्लॉकेट खत्म कीजिए, हम अपना हॉर्मोज खोल देते हैं। ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि जिसके बाद आप न्यूक्स डिस्कस कीजिए, आप अपने 14 नुकात, आप 9 नुकात, उस पर थ्रेड बेयरली 2-0 राउंड एक फ्रेमवर्क बनाइए। लेकिन अगर आप इसी बात पर अड़े रहेंगे, खासतौर पे अमेरिका और ईरान दोनों के लिए आप पहले आप खोले तो ऐसे नहीं है। इसका एक ही हल है, जिस तरीके से अमेरिका ने एक बड़ा दिल करते हुए इस वक्त ईरानी जहाज और उसका अमला वापस किया है, इसी तरीके से वो एक मैं समझता हूँ अपने आप को एक बड़ी ताकत समझते हुए ये इकदाम जो है वो यूनिलैटरली अगर वो करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ईरान इसको रेसिप्रोकल बेसिस पे लेकिन साइमल्टेनियसली करना चाहता है। बिल्कुल सही। ये पॉइंट ब्रिगेडियर साहब मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि एक पॉजिटिव जेस्चर है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इस वक्त बहुत ज़रूरी है, और अमेरिका की तरफ से एक ये पॉजिटिव हम अप्रोच कह सकते हैं। सर, अभी अगर अमेरिका की तरफ से ब्लॉकेट ख़त्म कर दिया जाता है तो कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे, कौन सी ऐसी वो मेजर्स होंगे जिसको लेते हुए अमेरिका ये ब्लॉकेट ख़त्म कर सकता है कि उसकी फेस सेविंग भी हो जाए, ब्लॉकेट भी खत्म हो जाए और बात जो है वो आगे फिर मुज़ाकरात की तरफ जाए?
देखिए, ब्लॉकेट तो खत्म करना एतमाद साजी की जो फजा है उसका एक हिस्सा होना चाहिए। सही। और एक्ट ऑफ वार होता है ये ब्लॉकेट, ये कोई मामूली चीज नहीं है। और जब आप हालत जंग में हैं तो फिर आप निगोशिएशंस क्या कर रहे हैं? तो पहले अगर आपने कोई उनसे मोडस वाइवेंडी कोई बनाना है ईरान के साथ, तो उनसे मिल बैठ के जो सिग्नलिंग हो रही है पाकिस्तान के थ्रू, तो उनको आप एतमाद दें कि ठीक है, हम आपको आबी नाकाबंदी खत्म कर रहे हैं, आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दें और उसके बाद मिलके बात करते हैं, जिसपे 14 नुकात हैं, जिसमें जोहरी अफसुदगी का मामला है, सैंक्शंस उठाने का है, कुछ वेरीफाइबल गारंटीज चाहिए कि वो फूंक फूंक के अभी कदम रख रहे हैं। उनको मालूम है कि पहले भी उन पे हमला हुआ है, वो कोई गारंटीज चाहते हैं कि जब तक हम निगोशिएशंस का फेज चलता है हम पे दोबारा कहीं हमला ना हो जाए। और वो सारी चीजें जो होती हैं वो पूरी इस एतमाद साजी की एक फजा कायम की जाती है, उसके अंदर ये फ्रेमवर्क तय किया जाता है और फिर आगे बढ़ा जाता है, और उसमें टाइम लगता है, वक्त दरकार होता है, मगर सिंसेरिटी ऑफ इंटेंट चाहिए, स्पॉइलर को रेन इन करना जरूरी होता है। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, समझाइएगा कि ये मामला ईगो का बन चुका है या खास कुछ इंटरनल मफादात हैं अमेरिका के जो इस ब्लॉकेट के पीछे छुपे हैं? ये वही है ओरिजिनल सिन वाली थ्योरी है कि जो पहला देखिए क्यों ये आए क्यों थे। ये इजराइल की जंग थी जिसमें ये कूदे हैं, और इजराइल की जो लॉबी है वो अब भी मुतहर्रिक है, और वो लॉबी नहीं चाहती कि ये जंग किसी ऐसी आउटकम पे मुनत्तिज हो जिसमें फेस सेविंग ईरान के पास हो, यही रेजीम बरकरार रहे। तो वो उनकी शिकस्त है, उनके लिए तो जेल जाने वाला मुकाम है नेतन्याहू के लिए। कैसे अमेरिका रेन इन करता है, ये स्टेट्समैनशिप का तकाजा है। अगर उसको वो नहीं कर सकता तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर तो ये पोस्चरिंग है और ये जारी रहेगी, और इस तरह ये एम्प्टी सिंबलिज्म। ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आ गया, ईरानी तेल पर अमेरिकी पाबंदियां बेअसर हैं, चीन ने 2 टोक ऐलान कर दिया। चीन का क्या किरदार हो सकता है, और फिर इसके साथ साथ खलीजी ममालिक का मुस्तकबिल किस तरह से हम मेरा पैनल देखता है, ब्रेक के बाद जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीन के हवाले से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नाज़रीन, चीन ये कहता है कि अमेरिका की जो सैंक्शंस हैं ये मुनसिफाना नहीं है, साथ ही साथ ये गैर कानूनी भी हैं। चीन ईरान से तेल खरीदता है और इसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का हिस्सा समझता है, यानी 2 टोक अल्फाज में अमेरिका को चीन ने जवाब दे दिया। ब्रिगेडियर साहब अब सवाल ये है कि अगर चीन ईरान से तेल लेना जारी रखता है तो अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, और क्या जो इनके ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बिगड़ेंगे? और फिर हमने ये भी देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन भी है मई में ही, मिड मई में। देखिए, चीन की जो डिपेंडेंस थी वो डेफिनेटली गल्फ ऑयल में, कुछ गल्फ के ममालिक पे भी थी, जिसमें वो इराक से भी लेते थे, ईरान से भी लेते थे, और ईरान का कमोवेश कुछ 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे उनकी तरफ जाता था। वो शैडो फ्लीट था जो ऑपरेट करता था, और चीन की एक पॉलिसी है, उसने शुरू से बावर करवाया हुआ है कि वो इन सैंक्शंस को उस पे वो नहीं मानता और उस पे अमल नहीं करेगा। तो वो एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, अमेरिकनों को भी इस चीज़ का इदराक है। सही। चीन का इन्हिसार रूस पे भी है, वो कुछ वेनेजुएला से 6 से 8% उनका इन्हिसार था, खैर वो अभी उसकी कमी तो रूस ने पूरी की है, दीगर कुछ उनके जराए हैं। तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग टर्म चीन को ये हर्ट करता है, और इस वक्त तो चूंकि आबी नाकाबंदी है जो अमेरिका ने की हुई, वो सबसे बड़ा हर्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से तो वो फिर उनकी तरफ जो टैंकर बेस्ड ऑयल था वो तो ख़त्म हो गया, और ओवरलैंड जो रूट्स हैं वो बहुत मुश्किल, बहुत दुश्वार और बहुत कॉस्टली है। तो इसलिए चीन डेफिनेटली मुस्तरब तो होगा, और जब सदर ट्रंप जाएंगे 14 मई को जो उनका प्लान है, तो वो कुछ कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट तो ये भी कहते थे कि शायद इसी वजह से वो चाहते हैं कि चीन पे प्रेशर आए, क्योंकि वेनेजुएला से भी कट ऑफ हो गया, इधर से भी कट ऑफ हो गया। बट मैं बेसिकली समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, वो रीज़न वही थी नेतन्याहू साहब की जिद, जिसकी वजह से हमला हुआ, और ये उसका एक एडेड इम्प्लीकेशन है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, चीन ये कहता है कि मामलात का हल जो है वो मुज़ाकरात से होगा और सिफारतकारी से ही हल निकल सकता है। आपको लगता है कि चीन कोई अहम रोल प्ले कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। चीन और कर भी रहा है। पाकिस्तान के साथ जो मुशावरत हुई थी, दोनों ममालिक ने एक एलामिया जारी किया था जिसके 4 पॉइंट थे। उनमें से वो पॉइंट यही थे कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए इसको हल किया जाए, निगोशिएटिंग टेबल पे हो, और सिविलियंस को और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इकोनॉमिक जो मुफादात हैं किसी भी फरीक के, उस पर कोई ज़ख् ना पहुँचे। और सबसे अहम बात उस एलामी में ये थी कि कोई भी इसका जो एग्रीमेंट हो वो उसको सैंक्शंस अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशंस की होगी, ताकि वो देर पा हो।
जी। तो ये उनकी अक्कासी करती है। चीनियों का स्टाइल बड़ा मुख्तलिफ है, वो ज़रा बड़ा सर्कमस्पेक्टली बात करते हैं बिल्कुल सही। और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते इस कज़िए में, मगर अपना वो दरपर्दा किरदार मुस्बत वो काफ़ी अदा कर रहे हैं। डेफिनेटली वो स्टेक होल्डर हैं, वो दे बिल्कुल आर सही। उनको गेन। जी बिल्कुल सही। मंसूर साहब, यही सवाल पहले आपके सामने रखना चाहूँगी। चीन का किरदार, इनकी तरफ से जो दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया है, अमेरिका को जवाब दिया गया है, और फिर सर आपसे सवाल मैं करना चाहूँगी कि खलीजी ममालिक का मुस्तकबिल आप किस तरह से देख रहे हैं, पहले चीन और फिर खलीजी ममालिक। जी, चीन यकीनन इस वक्त बड़ा खरीदार था ईरानी तेल का, और उसके साथ साथ कुछ दीगर मुल्कों का भी जिनकी तरफ इशारा किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब उनके लिए एक नया एवेन्यू हाल ही में पैदा हुआ है। खासतौर पे पिछले दिनों जब ये सारी जंगो जदल चल रही थी, तो अमीरात के एक वजीर ने जो है वो चीन का दौरा किया था जी। और उस दौरे में बहुत सारी चीज़ें, यकीनन उसकी तफासील जो है वो पब्लिक नहीं की गई। उसे सिर्फ एक ऑप्टिक्स के हवाले से कुछ तस्वीर इस नौयत की बात शेयर की गई, एक रस्मी सा प्रेस रिलीज। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद मुतहद्दा अरब इमारात ने बड़े दूरस नताइज के हामिल फैसले किए हैं। उसमें खासतौर पे उनका ओपेक से निकल जाना जी। और फिर इसी तरीके से जो अरब ममालिक की एक्सपोर्ट करने वाली जो अंजुमन है उससे भी निकल जाना, ये इस बात की निशानदेही करता है कि इस वक्त यूएई जो है वो अपना जो एक एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला जो उसका एक ख्वाब था या जो उसकी जो डिमांड थी, उसे वो पूरी करके चीन को बेचने के लिए जो है वो तैयार रखेगा। और इस ऐसी सूरत में अगर ईरान से पाबंदियां लग जाती हैं या अमेरिका ईरान से तेल नहीं लेने देता चीन को, तो ये एक ऐसा एवेन्यू कंपटीटर भी है और उनके पास ये पोटेंशियल भी है, और जो तकरीबन ईरान के अटपार ही 19-20 फर्क है वो तेल प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा तो सर आपने बात की, अगर अमेरिका ईरान से तेल नहीं लेने देता चीन को, क्या ये पॉसिबिलिटी है और क्या चीन जो है अग्री करेगा इस चीज पे? देखिए जी, अगर कोई रुकावटें पैदा करते हैं तो चीन, जैसे कहा गया कि वो कोई कन्फ्रंटेशन के मूड में नहीं होता, वो मुतबादल ज़राए की तरफ जाएगा। और चीन इस मामले में माजरत के साथ कहेंगे थोड़ा यकरुखी भी बाज़-औक़ात अपने कारोबारी मफादात के हवाले से इख्तियार करता है। अगरचे वो अपने आप को कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मुल्क कहते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात वो सरमायादारों से बड़े सरमायादार साबित होते हैं और उनकी बाजी में बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस ऐसे इक़दामात हैं कि जो प्लान बी इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। सर अब खलीजी ममालिक का मुस्तकबिल, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, प्लीज वाइंड अप कीजिएगा। जी, खलीजी ममालिक का मुस्तकबिल यकीनन इस वक्त जिसे इस जंग के नतीजे में जिस तरीके से उनका एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन और सिक्योरिटी पैराडाइम जो है वो शेक हुआ है, मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने इस जंग के बाद उस डॉक्ट्राइन को विजिट ना किया, उस कॉन्सेप्ट को विजिट ना किया, तो आने वाले दिनों में उनके लिए यहाँ पे दोबारा अमेरिकी अड्डे या इस तरह के हॉस्टाइल अड्डे जो है वो कायम करना वो शायद देर पा साबित ना हो, और ईरान की तरफ से उन्हें इसी नौयत का एक जो खतरा मौजूद रहेगा ता वक्त है कि ईरान का उनके साथ एक नो वार पैक्ट हो जाए। लेकिन वो उसी सूरत में मुमकिन है कि दुनिया अगर इस बात की यकीन दहानी कराए कि इसराइल का, अमेरिका का ईरान के साथ नो वार पैक्ट होगा और उसे यूएन सैंक्शन के तहत जो है वो नो वार पैक्ट के तौर पे उसकी जमानत दी जाएगी। उससे पहले मैं समझता हूँ कि इस वक्त खित्ते की खासतौर पे इस वक्त जितने भी वहाँ पे प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का है या उसके साथ साथ जो उनकी एक पोलिटिकल जो प्लेटफॉर्म था जो जीसीसी, वो भी इस वक्त फ्रेगमेंटेशन का शिकार है, उसके भी हिस्से बखरे हो चुके हैं। रिसेंटली जो उनका इजलास है वो किसी नतीजा खेज करारदाद की सूरत में भी सामने नहीं आ सका। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वो जो वेस्ट जो है, जो इस्तेमार है, वो खित्ते को डिवाइड एंड रूल करके एक बार बिल्कुल सही। मंसूर साहब आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अरशद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।